बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। MTH 501 उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो मैं लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये मुझे एक फ़ाइल मिली, मैंने सोचा कि चलो बच्चों को समझा भी दूँ साथ में और सबका भला हो जाए। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा, लेकिन इसके मैं कमेंट्स जो हैं वो बंद रखूँगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि जेलसी फ़ील करते हैं, वो बहुत गलत किस्म के कमेंट्स करते हैं। तो ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, काश के उन स्टूडेंट्स को ब्लॉक करना यूट्यूब ने अलाउ किया होता, तो मैं पक्की बात है कि मैंने उनको ब्लॉक करना था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने आप को ठीक करने के लिए कमेंट्स जो हैं वो मैं बंद रखूँगा। अगर किसी को कोई इशू हो, ये फ़ाइल चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप मुझसे ये फ़ाइल ले सकते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन विद आंसर्स फॉर लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास, इसके क्वेश्चन आंसर हम करने लगे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास जस्ट थ्योरी थी, तो इसलिए उसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। उसमें थ्योरी जो है वो MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 1 3 1। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 1 और 3 1, या 2 3 और 1 1 आप कह सकते हो। तो वो कहता है इसका ट्रांसपोज करना है। तो जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो हम क्या करते हैं, रॉ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रॉ में तब्दील कर देते हैं, ये हमारी मर्ज़ी होती है। मतलब अगर आप 2 और 3 को कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, इसको आप रॉ में तब्दील करेंगे तो ये 2 और 3 यहाँ पर आ जाएगा और 1 और 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। सेकंड है जी, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, एक ये है 5 2 1 0 और एक है 1 1 1 1, ठीक है, ये नंबर ऑफ रोज होगी। और कॉलम्स कितने हमारे पास, 4 है, 5 1 2 1 1 1 और 0 1। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 4 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन उसमें MCQs में आते हैं। आगे वो कहता है, राइट द फॉलोइंग सिंगल कॉलम मैट्रिक्स विद द सम ऑफ 3 कॉलम्स वेक्टर्स। हमारे पास 3 कॉलम्स का वेक्टर है, इससे वो हमें कह रहा है कि जी आपने एक सिंगल कॉलम सिंगल कॉलम मैट्रिक्स, एक सेकेंड, राइट द फॉलोइंग सिंगल कॉलम मैट्रिक्स। आपने एक मैट्रिक्स बनाना है जो कि सिंगल कॉलम हो, एज द सम ऑफ 3 कॉलम्स वेक्टर्स। हमारे पास ये वेक्टर है, उसके 3 कॉलम्स हैं, ये 3 कॉलम्स हमें नज़र नहीं आ रहे लेकिन बनते ऑब्वियसली 3 ही हैं, ठीक है ना। अब ज़रा इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, ये कैसे बना है। ठीक हो गया, ये देखें ज़रा, इस जगह पर आ जाए। ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था, या वेक्टर कह लें, या मैट्रिक्स था, ठीक है ना। इसमें से हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर वालों को अलहदा कर लिया। यहाँ पर एक टर्म एक्स स्क्वायर की थी और एक यहाँ पर थी, यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, लिहाजा हमने इसको 0 कर दिया, प्लस ये वाला प्लस। अब हमने सिंपल एक्स वालों को सेपरेट किया, यहाँ पर एक्स था और यहाँ पे एक्स था इस वाली जगह पर, ठीक है, ये 3x, तो 3x आ गया। नीचे जो है यहाँ पे कोई भी आपके पास सिंपल x नहीं है, ओके हो गया। अब हमने आगे ET वालों को, सॉरी जो कांस्टेंट है उनको हमने अलहदा कर लिया। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं था, सारे वेरिएबल हैं। यहाँ पर एक सिंगल कांस्टेंट है जो कि हमारे पास 1 है, उसको हमने अलहदा कर लिया। और यहाँ पर ET है, ये भी एक एज ए कांस्टेंट है, तो इसको हमने अलहदा कर लिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि इस मैट्रिक्स को यूज़ किया यहाँ पर, और यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इस वाले को यूज़ किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सिंपल एक्स को कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास 3 कॉलम वेक्टर्स आगे हैं। इजी सा क्वेश्चन था। आगे हमारे पास वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन ऑफ टी। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव हमें पता है कि एक्स प्राइम ऑफ टी आएगा,
और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर स्टार्ट में और एक कम करके लिखते हैं ना, पावर में से एक कम करके, तो ये हमारे पास 2t आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन टी की हमारे पास डेरिवेशन क्या होती है, कॉस टी होती है। ये आंसर आ गया। ओके, फाइंड द पॉसिबल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए हमारे पास है 3147 और वो कह रहा है कि जी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा सा समझने वाला है। इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने से पहले हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, ये वाला, ये पॉइंट जो है यहाँ पे हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया हुआ है। अगर तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम फिर वो कह देंगे कि जी ये हमारे पास जो है इसका इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इक्वल टू 0 नहीं आता तो फिर हम आगे चलते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, एडजॉइंट कैसे हम मालूम करते हैं, हमने डायगोनल वाली एंट्रीज की जगह चेंज करनी होती है और जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज होती हैं उनकी हमने साइंस चेंज करने होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इन्वर्स ऑफ ए जो है वो डिटर्मिनेंट हमारा क्या था, 17 था। ठीक है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड इफ पॉसिबल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये 3x3 का है। सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का 3x3 का तरीकाकार ये होता है कि हमने एक वैल्यू को फिक्स कर लिया। मसलन हम इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो हमने ये वाली रो और ये वाले कॉलम को ख़त्म कर दिया तो बाकी हमारे पास ये आ गया। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ओके, इसके बाद हमने फिर इस 2 को ले लें या 0 को ले लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर 2 को लिया तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम ख़त्म हो गया, बाकी जो वैल्यूज़ हैं इनका हमने सिंपल डिटर्मिनेंट ले लेना। ये 2x2 का मैट्रिक्स बन जाता है फिर। ओके, इसके बाद हमने 3 वाला वैल्यू ले ली तो इसकी ये वाली रो और ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएंगे, बाकी जो वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल ओवरऑल आंसर जो है वो आ जाता है 22, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इट्स मीन कि ये सिंगुलर नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सा काम है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करना है। C11 मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। C12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू। C13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की वैल्यू। ठीक है ना, वो आपके पास क्या आएगी, ज़रा ये देख लें, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। स्टूडेंट कहते हैं सर आप समझाते नहीं हो, स्किप कर जाते हो। ये देखें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, ये वाला है ना, इनको हमने ख़त्म कर दिया, बाकी हमारे पास ये बच गया। ओके, करते क्या हम डायगोनल को मल्टीप्लाई माइनस जो डायगोनल के बगैर वाली वैल्यू होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 24 आ गया। सेम ऐसे ही हमने सब की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। C11, C12, C13, C21, C22, C23। ठीक हो गया। हाँ, एक चीज़ और भी है, वो ज़रा आपने गौर कर लेनी है कि जब आपने फर्स्ट एंट्री लेनी है C11 तो C12 जो होगी वो माइनस में आएगी, फिर C13 पॉजिटिव होगी, आंसर माइनस में आ सकता है, लेकिन ये जो साइन है ना, ये वाला साइन जहाँ पे ये कर्सर है मूव कर रहा है, ये वाला माइनस में आएगा। एक प्लस एक माइनस आता जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो वही सिंपल सी बात है कि आपके पास ये मैट्रिक्स था ना, ऑर्डर 3x3 का, इसका आपने डिटर्मिनेंट 22 निकाला हुआ है ये वाले का। आपने ये वैल्यूज़ को नहीं यूज़ करना, अब आपने C1 और C2 को यूज़ करना है। मतलब हमने इसके कोफैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लेने। ओके जी, आगे हमारे पास है जी एक और क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू दिस है और इसका हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिटर्मिनेंट हमारा इक्वल टू 0 आ गया तो इसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है फॉर मैट्रिक्स A एंड B इवेल्यूएट BA मल्टीप्लाई करना। सिंपल सा काम है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस सेकंड एलिमेंट इनटू सेकंड जो कॉलम है, ज़रा मैं इसको आपको बता भी देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो जाए।
इस 0 को हमने पहले इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और इस 1 को हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया, मतलब बीच में ये प्लस का साइन लगाया है। फिर हमने इस 0 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया। ये वाली लाइन कंप्लीट होगी। इसी तरह ही हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 को 1 से, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 को 1 से किया, तो हमारे पास ये बी क्रॉस ए या बी ए निकल आया हमारे पास मैट्रिक्स। अब हमारे पास वो कहता है इवैल्यूएट ए बी करना है आपने। ये भी सेम एज इट इज़ ही है जैसे कि हमने वो पीछे अभी ऊपर ये एग्जांपल की हुई है ना बी ए वाली, इसी तरह ही ए बी भी हमने फाइंड आउट कर लेना है। ए बी फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार सिंपल सा है कि जी आपने फर्स्ट रो लेनी है और पहले एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक हो गया। मैं इसको आपको ना थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर 4 आ रहा है ना, ये 4 कैसे आ रहा है ज़रा इसको देखें। इस 1 को पहले हम इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, फिर इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब थोड़ी सी स्पेस दे देनी है। अब हमने इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 आ जाएगा, फिर प्लस की अलामत, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आ गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास एक बन रहा है, ये मैंने फर्स्ट रो निकाली है 4 और ये 3 3 6 आ रहा है। तो यहाँ पर देखें ये फर्स्ट रो में 4 और 6 आ रहा है, बाकी 10 और 15 16 और 24 भी सेम एज इट इज़ ही आए हैं। ओके, ये मैट्रिक्स है, कहता है मैट्रिक्स ए है और बी है, कहता है वैल्यूएट ए बी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपने फॉलो करनी है। वो क्या चीज़ है कि अगर फर्स्ट की नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रो इक्वल हों तो ही मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स रोज़ कितनी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? वो 3 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? वो भी 3 है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन इस केस में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं, लेकिन इधर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 3 हैं, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। आगे आ जाता है जी चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसके बारे में मैंने शॉर्ट लेक्चर में भी और ब्रीफ लेक्चर्स में भी आपको बता दिया था, मिड टर्म की प्रिपरेशन में भी बता दिया हुआ था कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टी ये होती है कि ना तो आपके पास कोई भी वेरिएबल मतलब x1 और x2 x3 ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, इन सब की पावर जो है वो भी 1 होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो इनका अंडर रूट भी नहीं होना चाहिए, मतलब जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं x1 x2 x3 इनमें से किसी का अंडर रूट भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है ना। तो जब नॉन लीनियर की बात करते हैं तो नॉन लीनियर में हमारे पास वेरिएबल का अंडर रूट भी आ सकता है, वेरिएबल की पावर जो है वो 1 से एक्सीड भी कर सकती है, और दो वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो नॉन लीनियर इक्वेशन है ना वो इस टाइम ये है सी वाली, 4x1 x2 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट है किसका? वेरिएबल्स का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। अच्छा, अब ज़रा हम इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये हमारे पास सिस्टम दिया, हमने इनके कांस्टेंट यूज़ करने हैं, x1 के x2 के x3 के कांस्टेंट यूज़ करके हमने एक मैट्रिक्स बना लेना है। ऑगमेंटेड नहीं बनाना, सिंपल बनाना है। इस x1 का कांस्टेंट क्या है? 1 है। ये माइनस का है, इसका कांस्टेंट क्या है? -1। ये माइनस का x3 है, इसका कांस्टेंट क्या है? -1। ये प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये अब 9x3 है, मतलब x1 भी 0 हो गया, x2 भी 0 हो गया, सिर्फ 9 बचा हमारे पास। तो हमारे पास कौन सा इस तरह का मैट्रिक्स बन रहा है? मेरे ख्याल से ये बी वाला बन रहा है, 1 -1 -1 1 2 0 0 0 9। तो हमारा ये बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है। ओके जी, आगे है जी, राइट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये वाला भी और ये वाला भी। एक मैं कर देता हूँ, एक आप करेंगे। अगर आप मैं पहले वाला ही कर देता हूँ क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा, वीडियो लंबी नहीं होगी। सेकंड वाला भी एज इट इज़ ही होगा। हमने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए इसकी इक्वेशंस बनानी है। हमारे पास ये x1 होता है, ये x2 होता है और ये x3 होता है। इसी तरह ये x1 x2 x3, ये भी x1 x2 और x3। ठीक हो गया। अब हमने x1 का कांस्टेंट क्या हमारे पास वो 1 है, मतलब कि x1 हमारे पास है, प्लस 0 x2 आ जाएगा, लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, प्लस 0 x3 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 है हमारे पास, इक्वल टू के दूसरी तरफ 2 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, x1 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। तो यही काम यहाँ पर भी हुआ है, x1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर x2 की वैल्यू है x2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर x3 की वैल्यू है x3 इज इक्वल टू 4। ये बी पार्ट आपने सेम एज इट इज़ कर लेना है। ओके, evaluate whether the following system are consistent or inconsistent। हमारे पास एक सिस्टम ए और बी दिया हुआ है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, जूज हैं उसके। ज़रा हम देखते हैं कि क्या करना क्या हमने। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 7 वाई इज इक्वल टू 3। हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, सिंपल इनके कांस्टेंट्स हमने लिख के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। अब हमने इसके ऊपर रॉ ऑपरेशन यूज़ करने हैं। पहला रॉ ऑपरेशन क्या होगा जी, हम करते हैं कि जी यहाँ पर इस जगह पर मैं 1 लाना चाहता हूँ, ये 2 की प्लेस के ऊपर 1 लाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि R1 में R2 को ऐड कर देता हूँ। अगर R1 में R2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने 1 के नीचे जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसको हमने 0 करना होता है। तो हम करते क्या हैं कि जी हम R2 में R1 को अगेन ऐड कर देते हैं। जब हम इसको अगेन ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 6 4 0 माइनस 3 और 7 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने इस वाले ये वाली एंट्री जो है ना -13, इसको हमने 1 करना है। तो हम पूरे R2 को -1/13 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास 1 0 4 आ जाएगा और यहाँ पर 0 1 -7/13 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने इस 1 के ऊपर जो एंट्री है रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में लेकर जा रहे हैं। तो 1 के ऊपर जो एंट्री है उसको हमने 0 करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को, ये जो R2 है इसको हम R1 में ऐड करते हैं। किस तरह, हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं R2 को और फिर हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास ये वाला एक मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 10/13 आ जाएगी और y की वैल्यू जो है वो -7/13 आ जाएगी। अच्छा, इसको आप x1 भी कह सकते हो और इसको आप x2 भी कह सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। x और y रखो या x1 और x2 रखो, बी पार्ट आपने खुद करना है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है इफ इज x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1 अ सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम इफ इट गिव इफ नॉट देन गिव अ रीज़न। अब हमने क्या करना है, हमने x ये हमें उसने गिवन दी हुई हैं इक्वेशंस, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये हमें उसने गिवन दी हुई है। सिंपल सा काम करते हैं, x की जगह पर हम 3 पुट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस में और y की जगह पर हम 1 पुट कर देते हैं और सिंपलीफाई करते हैं। तो दोनों हमारे पास ना तो 1 के इक्वल आ रहा है ना ही 3 वाली 3 के इक्वल आ रही है। तो हम कह देते हैं विच शोज डैट दीज वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई अबव द इक्वेशन सो इट कैन नॉट बी सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर सिस्टम। ये जो शॉर्ट आंसर है ये आपके पेपर के हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें आते हैं और उसके अलावा ये एमसीक्यूज में भी आते हैं। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम आर कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। ये हमारे पास एक सिस्टम है
हमने इसका फाइंड आउट करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना है, जो कि मैंने आपको पीछे अभी बता के आया हूँ। उसके बाद हमने इसके ऊपर रॉ ऑपरेशन करके इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में लेकर जाना है। जब हम रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में लेकर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू भी निकल आएगी, वाई की भी निकल आएगी और जेड की भी निकल आएगी। तो जब हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकल आए तो वो हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। हाँ, अगर हमारे पास कोई एक फ्री वेरिएबल रह जाता जिसकी वैल्यू ना निकलती तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाना था। डिटरमाइन वेदर द, वही सेम क्वेश्चन आ गया, सेम टाइप का है, सेम रिपीट ही समझ लें। बाकी हाँ, इसमें एक और है, एट लीस्ट टू रो इज ऑल ज़ीरो विच मीन्स डैट टू ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम equations are parallel, thus the system equation is said to have an infinite set of solution। ये भी मैंने आपको अभी जो रिसेंटली अपलोड की हुई हैं वीडियोस उनमें समझाया हुआ है कि जी अगर तो एक जगह पर लाइंस टच करें तो वन सोल्यूशन होता है, टू टाइम टच करें तो टू सोल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटी टाइम टच करें तो इन्फिनिटी सोल्यूशन होते हैं, और अगर वो टच ही ना करे तो वो कोई सोल्यूशन नहीं होता। Identify which of the following matrix in echelon form or reduced echelon form are not in both forms. Also give the reason to justify your answer। हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमने इसको देखना है कि जी neither echelon nor reduced form because row with all zero element are not the last row. All non-zero rows are above any rows ऑफ ऑल ज़ीरोज़। अच्छा, यहाँ पर ये जो बी पार्ट है ना, ये हमारे पास एचिलन फॉर्म में नहीं है। ये ए पार्ट हमारे पास एचिलन फॉर्म में है, रिड्यूस्ड एचिलन में नहीं है, एचिलन में है। रिड्यूस्ड में तब होगा जब इसके जितने भी समझ लें कि लीडिंग एलिमेंट है, इनके ऊपर और नीचे वाले सारे ज़ीरो होंगी वैल्यूज़। मतलब ये वन के नीचे सारे ज़ीरो आ रहे हैं। अगर ये लीडिंग एलिमेंट इस रो का है वन, तो इसके नीचे तो ज़ीरो आ रहा है लेकिन ऊपर थ्री आ रहा है, तो ये एचिलन फॉर्म है, रिड्यूस्ड नहीं है। ये न रिड्यूस्ड भी नहीं है और एचिलन फॉर्म भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एचिलन फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ था कि जितनी भी ज़ीरो वाली रो होगी ना, वो सबसे लास्ट पे होगी, उसके ऊपर नॉन ज़ीरो रोज होंगी। ओके जी, आगे ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया हुआ है। ये एचिलन फॉर्म है, ठीक है ना, रिड्यूस एचिलन फॉर्म नहीं है। फॉर द गिवन लीनियर सिस्टम ये है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ व्हेन फ्री वेरिएबल z इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास एक z फ्री वेरिएबल होगा जो कि इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो सिंपल सा काम क्या करना है, हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बना लेनी है। ठीक हो गया ना। 2x1 या 2x z दिया हुआ ना, तो 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 2x2 प्लस 3y 2xy प्लस 3z इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर z हमारे पास फ्री वेरिएबल होगा, मतलब कि z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम 0 पुट करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू द रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म। रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में लेकर जाना है हमने, इसके ऊपर सिंपल अप्लाई करने हैं हमने, रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करके हमने इसको रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म, कौन सी फॉर्म होगी जिसमें लीडिंग एलिमेंट जितने भी होंगे उनके ऊपर और नीचे वाली सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी और वन होंगे डायगोनल के ऊपर। तो ये देखिए, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, और जितने भी लीडिंग एलिमेंट है, ये वन भी लीडिंग है, इसके नीचे सारे ज़ीरो हैं, ऊपर तो है ही कोई नहीं। ये लीडिंग है, इसके ऊपर भी ज़ीरो है, नीचे भी ज़ीरो है। ये लीडिंग है, ये वाला लीडिंग है, इसके ऊपर सारे एलिमेंट ज़ीरो है, नीचे इसके एलिमेंट ही कोई नहीं है। आगे आया था क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी आपने रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू एचिलन फॉर्म। अब आपने इसमें एचिलन फॉर्म में लेकर जाना, रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में नहीं लेकर जाना। एचिलन फॉर्म क्या होगी कि आपके पास जितने भी लीडिंग एलिमेंट होंगे उसके नीचे जो एलिमेंट होंगे वो सारे ज़ीरो होंगे। ठीक हो गया ना, ऊपर वाले ज़ीरो होना लाजमी नहीं है। यहाँ पे रिड्यूस्ड और एचिलन एचिलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में डिफरेंस है। पहले मैं अभी बताने लगा हूँ एचिलन फॉर्म। एचिलन फॉर्म में ये होता है कि आपके पास जितने भी लीडिंग एलिमेंट होते हैं उसके नीचे जो एलिमेंट होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, जबकि रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि डायगोनल 1 1 होने चाहिए,
ठीक हो गया। और हर डायगोनल जो 1 1 है उसके ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो रो होगी वो सबसे एंड पे आएगी। ओके जी, पहले हमने इस मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में लेकर जाना है, फिर हमने इसको रिड्यूस एचलन फॉर्म में लेकर जाना है। मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि जी मुझे फिर भी समझ नहीं आई तो वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ करना चाहिए। ठीक हो गया। पहले हमने इसको रिड्यूस्ड एचलन एचलन फॉर्म में लेकर गए, मतलब डायगोनल सारे 1 है, जितने भी डायगोनल के ऊपर या लीडिंग एलिमेंट जितने भी हैं उनके नीचे सारे 0 है। जब हम इसको रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में लेकर गए तो डायगोनल सारे 1 हो गए और ऊपर और नीचे वाले तमाम 0 हो गए। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिस। ये हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसका हमने जनरल सोल्यूशन बनाना है। सबसे पहले हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड इक्वेशंस बना लेंगे 2, और उसके बाद हम उसमें से एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। हमने कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस जो हैं, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिस, इक्वेशंस बना लेनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अभी के लिए ये 4 चैप्टर तक ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी बनाता हूँ तो फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें मुझे भी, और अल्लाह पाक हम सब का भला करे। अल्लाह पाक हम सब के अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।